हेलो बच्चे लोग, मेरा नाम है करण घई और एजुफाइंग में आप सबका स्वागत है। प्रेजेंटली 2026 में जेई मेन में अप्रैल 2 का जो शिफ्ट वन था उसका मेमोरी बेस्ड पेपर सोल्यूशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये स्क्रीनशॉट्स क्वेश्चंस के जैसे जैसे बच्चों ने मेरे को भेजे हैं, जहां जहां सोर्सेज से मैंने उनके सोल्यूशंस कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे ऊपर नीचे लग रहे हैं, बट बेसिकली ये आपकी मदद करेंगे। जिन बच्चों ने अभी फ्यूचर शिफ्ट्स में पेपर देने हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस आए थे शिफ्ट में, तो आपकी कुछ मदद होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उस पर कॉमेंट भी ज़रूर करिएगा, कैसा गया आपका शिफ्ट वो भी ज़रूर कॉमेंट्स में मुझे बताइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं विद द सेशन। थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में गिवन था द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन डी स्क्वायर इज एम दी पावर ए एल दी पावर बी टी दी पावर सी, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस टू बी प्लस सी इज। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको एनर्जी डेंसिटी गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बाय डेफिनेशन है यू, दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, आप एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशंस फिल करके भी इसको आंसर निकाल सकते थे। याद है तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हैं। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी का डिमेंशनल फॉर्मूला इजी टू रिमेंबर, एम एल टू टी डी पावर माइनस टू, एंड देन नीचे वॉल्यूम जो है दैट इज एल क्यूब। सॉल्व करने पे ये आपके पास बन जाता है एम एल दी पावर माइनस वन और टी दी पावर माइनस टू। सो फ्रॉम हेयर अगर आप इसे कंपेयर करें, हम जो ए है वो हमारे पास आएगा कितना, वन। बी जो है दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस वन, एंड सी जो है इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस टू, राइट। इनफैक्ट टू ओनली ना, बिकॉज नहीं, माइनस टू ओनली, ए बी सी सीधे ही दे रखा था तो सी इज माइनस टू। अब हमसे पूछा गया है ए माइनस टू बी प्लस सी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आती है दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू वन माइनस टू टाइम्स बी इज माइनस वन, देन प्लस सी इज माइनस टू। तो सॉल्व करने पे दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, कितना है ये, दिस इज वन प्लस टू माइनस टू, आई थिंक दिस इज वन ओनली। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस टू आ रहा है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टू से टू कैंसिल हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज द फर्स्ट वन इटसेल्फ। Alright friends, this question is given था, if angular position of a particle is given by theta is equal to t the power 4 by 4 plus t square, find the angular acceleration at t is equal to 1 second। तो जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हमें जो एंगल था, एंगुलर पोजीशन थी, दैट वाज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दी पावर 4 बाई 4 प्लस टी स्क्वायर। अब सबसे पहले ये काम करिए, यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट एट विच दिस एंगल इज चेंजिंग। तो सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। तो पहले वाले में वन बाय फोर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी दी पावर फोर का डेरिवेटिव होगा फोर टी क्यूब, एंड सेकेंड टर्म जो है टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ट्वाइस टी। अब यहाँ से आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए, ये फोर से तो फोर कैंसिल हो गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डी ओमेगा बाय डी टी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपके पास इवेंचुअली आ रहा है टी क्यूब प्लस ट्वाइस टी। जब आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं दिस कम्स आउट टू बी, अब टी क्यूब का डेरिवेटिव लेना है, वो आपके पास आ जाएगा थ्री टी स्क्वायर और ट्वाइस टी का डेरिवेटिव होगा टू। हमसे पूछा गया है टी इज इक्वल टू वन सेकेंड वैल्यू फाइंड करिए, तो आप यहाँ पे टी इज इक्वल टू वन सेकेंड फिल करिए। दिस कम्स आउट टू बी थ्री इंटू वन प्लस टू, तो दिस कम्स आउट टू बी फाइव। ऑफकोर्स यूनिट्स होंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज द ऑप्शन टू। Alright friends, this question is given if r vector is equal to 10t square I cap plus 5t cube j cap and the mass of the object m is 0.1 kilogram, then at t is equal to 1 second momentum, force, angular momentum and torque is given by। जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें पोजीशन वेक्टर अगर आप देखेंगे दैट इज गिवन टू यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 10t स्क्वायर आई कैप प्लस 5t क्यूब जे कैप। तो करना ये है, यहाँ से पहले आप वेलोसिटी वेक्टर निकालिए। डी वेक्टर इज डी आर वेक्टर बाई डी टी, दैट इज टेन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी ट्वेंटी टी, साथ में आएगा आई कैप प्लस
5t³ का डेरिवेटिव आपके पास आता है 15t² जे कैप। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, जब वेलोसिटी पता लग गई, इससे आप मोमेंटम वेक्टर सीधे सीधे निकाल सकते हैं। मोमेंटम वेक्टर इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो मास आपको गिवन था 0.1, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, एंड you will get momentum as a function of time. So this comes out to be, I think ये 0.1 अंदर चला जाएगा, जीरो हट जाएगा, so you're getting twice t I cap plus 0.1 इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 1.5 t स्क्वायर j कैप। और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब आप यही मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मोमेंटम वेक्टर विल कम आउट टू बी 2 into 1, ये 2 हो गया, 2 I कैप प्लस देन यू हैव 1.5 G कैप, दिस मच। ऑफ कोर्स यूनिट्स हो जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मेंशन नहीं किए गए। तो जो फर्स्ट है ऑप्शन वो हमारा सही दिख रहा है हमें, मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी करेक्ट। अब फोर्स पूछी गई है, फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। और एक बात, हमें एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल वेक्टर, दैट बाय डेफिनेशन इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, तो अब आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर करना है, और आर भी जो है वो आपको टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे दिखना पड़ेगा। तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड फिल करते हैं, तो आई थिंक दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 I कैप प्लस 5 J कैप, दिस मच मीटर, राइट। तो आपको सिर्फ ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसको सॉल्व करना है। दिस क्रॉस पी, पी इज दिस वैल्यू, राइट। जरा सॉल्व करके देखिए ये कितना आता है आपके पास। दिस इज 10 into 2, दिस इज ये तो जीरो हो जाएगा, आई क्रॉस आई है, 10 into 1.5, दिस इज 15, और आई क्रॉस जे करते हैं तो वो आपके पास आता है प्लस के कैप। ओके, देन 5J into 2, जे क्रॉस आई करेंगे माइनस के कैप आएगा, 5 into 2 इज 10, सो यू गेटिंग -10 के कैप। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 5 के कैप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट, दैट इज द यूनिट, क्योंकि वो ऊपर वाला था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया ये, हाँ, और इसमें एक मीटर और मल्टीप्लाई हो गया यूनिट जो है, दिस इज एल वेक्टर, और हमें एंगुलर मोमेंटम 5 के कैप ही गिवन है, तो ये भी करेक्ट आ रहा है, सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब जरा एक्सेलरेशन चेक करते हैं, क्योंकि उसके लिए फोर्स निकालनी है तो एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो जरा एक्सेलरेशन वेक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज dv वेक्टर बाई dt। जब आप dv वेक्टर बाई dt करते हैं, वेलोसिटी आपके पास थी ये, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं यू आर गेटिंग 20 I कैप प्लस 15t² का डेरिवेटिव करेंगे, यू विल गेट 30t J कैप। ठीक है, इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लेके ये एक्सेलरेशन नहीं है आपके पास। सो अब इसे अगर मैं एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड चेक करूं एक्सेलरेशन को, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा 20 I कैप प्लस 30 J कैप, दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन पता लगी तो फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स इज सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास गिवन था 0.1, एक्सेलरेशन जो आपने ये फाइंड करी, तो मल्टीप्लाई करते ही आपके पास ये वैल्यू आती है 2 I कैप प्लस 3 J कैप, दिस मच न्यूटन। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो करेक्ट, फोर्स भी सही निकाली है। अब हमसे पूछा गया है टॉर्क, तो टॉर्क के लिए टॉ वेक्टर इज बाय डेफिनेशन गिवन एज आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो आर वेक्टर आपको ये गिवन था, कहाँ गया, ये रहा, दिस वाज आर वेक्टर, और इसका करना है क्रॉस विद एफ वेक्टर जो आपने यहाँ पे फाइंड किया एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फोर्स फाइंड करनी थी हमें। सो जब आप ये क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, चेक करिए, ये 10 क्रॉस 2, ये जीरो हो जाएगा, आई क्रॉस आई है, 10 into 3 करते हैं 30, ये आ जाएगा आई क्रॉस जे इज प्लस के, एंड देन 5 into 2 is 10, j cross I is minus k, so you're getting -10 k cap, so this is coming out to be 20 k cap। तो ये भी सही आ रहा है, इसका मतलब all the options here are correct, A is also correct, B is also correct, C is also correct, and D is also correct।
So correct answer here would be your option 4. All right, friends, this question is given at two spheres. They are connected by the conducting wire. ES1 and ES2 are electric field at the surface of the sphere at equilibrium. Find ES1 and by ES2. तो जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हमें दो स्फीयर्स गिवन है और हमें इन जनरल पता है कि अगर कोई स्फीयर दे रखा हो जिसका रेडियस आर है और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो हम पोटेंशियल एट द सरफेस जो होता है डी एट द सरफेस उसे लिखते हैं स्फीयर के लिए सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सरफेस पे दैट इज सिंपली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर हम रेशियो देखें, पहली बात तो ये कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दोनों स्फीयर्स को आपने कनेक्ट कर दिया, तो एट इक्विलिब्रियम होगा ये कि दोनों के सरफेस का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। एज लॉन्ग एज पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा चार्ज फ्लो करता रहेगा। तो जब चार्ज फ्लो रुक गया है इसका मतलब पोटेंशियल पहले के सरफेस पे और दूसरे के सरफेस पे सेम है। तो इसका मतलब ये वो आप सीधे सीधे लिख सकते थे सिग्मा 1 R1 बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सेम एज सिग्मा 2 R2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से आपको एक रेशियो दिख गया सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, और ये वैल्यू आपके पास आ रही है R2 बाई R1। पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो ES1 बाई ES2 जैसा लिखा गया है। तो ये तो आपके पास सीधे सीधे सिग्मा ऑफ द फर्स्ट सरफेस बाय सिग्मा ऑफ द सेकंड सरफेस ही था, तो ये तो सीधे सीधे आ गया आपके पास R2 बाई R1, यही फाइंड करना था। तो R2 गिवन था आपको 18 और R1 आपको गिवन था 8, तो ये आपके पास हो गया 9/4, है ना, और 9/4 माने 2.25, which is given to us in option 3. So the correct answer to this question is option 3. Alright friends, this question में given था the wavelength used in a single slit diffraction is 628 nanometer, width of the slit is 0.2 millimeter, find the angular width of the central maxima in degrees. Okay, तो जो क्वेश्चन गिवन है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। द एंगुलर विड्थ थीटा दैट इज सिंपली गिवन बाय 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी, जहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है और स्मॉल डी जो है दैट इज योर स्लिट विड्थ। तो आपको सिर्फ वैल्यूज फिल करनी थी, आंसर निकालना था, बट ये आंसर रेडियन में आता, हमें आंसर डिग्री में दिया है तो कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो यानी 2 इंटू दिस इज 628 नैनोमीटर 10⁻⁹, और स्लिट विड्थ हमें डी गिवन है 0.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर माने ये हो गया 10⁻⁻3, राइट, और ये आया आपका रेडियन में आंसर। अब इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें ये पता है कि 180 डिग्री दिस इज पाई रेडियन, है ना। पाई रेडियन जो है दिस इज 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज 180 डिग्री पाई पाई। तो इसे रेडियन को कन्वर्ट करते हैं, तो दिस टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई कर दीजिए, काम हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है 628 दिया है, वो पाई काटेगा उसे, ठीक है। तो आंसर हमारा सीधे सीधे आ जाना चाहिए। तो 2 से ये 0.2 कटा, आपके पास ये आ रहा है ऊपर 10, ठीक है। एक तो ये 10 आया और फिर 10⁻⁹ -3 ये कटा -6 हो गया, तो 1 -6, और फिर एक तो पाई से ये कटेगा 628 था, नीचे 3.14 से काटते हैं अगर, तो ये आपके पास 200 आएगा, और 200 इंटू 180 करेंगे अगर, तो एक तो ये 2 जीरो इसके साथ हुए +3, ठीक है, 3 जीरो इकट्ठे हो गए, 18 2 इज 36। ये तो दिख ही रहा है ऑप्शन 1 होगा इसका, और कोई बनेगा ही नहीं। तो दिस टोटल इवेंचुअली कम्स आउट टू बी 6 और ये 4 मिलके आपके पास हो गया -2, यू आर गेटिंग 36 into 10⁻⁻2, which in fact will come out to be 0.36 degrees. Okay, this is now converted to degrees, ये ध्यान में रखिएगा यूनिट्स का। तो this is 0.36 degrees, यानी फर्स्ट ऑप्शन। Alright friends, this question में given था wooden cubical block of relative density 0.4 is floating in water. Side of the cubical block is 10 centimeters. When a coin is placed on the block,
इट डिप्स बाय 0.3 सेंटीमीटर, वेट ऑफ द कॉइन इज। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से मेंशन्ड है। ये मान लीजिए हमारे पास जो वाटर सरफेस है और ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर था, तो ये फ्लोट कर रहा था इन सच अ वे कि इसकी एक तो साइड जो है वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, और ये क्यूब है यानी सभी साइड्स बराबर हैं। दिस इज 10 सेंटीमीटर गिवन टू अस, और इसकी कुछ रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। तो इससे पहली बात तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसको वेट लग रहा होगा वो पॉइंट फोर्स से जो इसके ऊपर लग रही है उससे बैलेंस हो रही होगी, और पॉइंट फोर्स होती है वी इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। वी इमर्स्ड में हमें सिर्फ ये जो नीचे वाली वॉल्यूम है ये काउंट करनी होती है जो वाटर के अंदर है, लिक्विड के अंदर है। तो आप इक्विलिब्रियम के लिए वी इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी करते हैं, तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड, क्योंकि ये एम जो है इसमें तो मास को जब आप रिप्लेस करोगे तो पूरी वॉल्यूम जो है सॉलिड की मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू जी आएगा। तो दिस इज व्हाट यू गेट। यहाँ से इमर्स्ड वॉल्यूम जो है वो हमें पता लग जाती है कि डूबी कितनी हुई है। तो इमर्स्ड वॉल्यूम विल कम आउट टू बी द टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये वाटर में गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी यही होती है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इमर्स्ड वॉल्यूम अगर मान लीजिए नीचे जो ये सरफेस है इसका एरिया लिखेंगे वो साइड स्क्वायर होगा। ए जो है साइड वो हमने इतनी मान रखी है, ठीक है। तो ये पहले कितनी इमर्स थी हाइट, ये आपको पता चल जाएगी यहाँ से। पर मुझे लगता नहीं उसकी हमें कहीं ज़रूरत पड़ने वाली है एनी हाउ, पर देख लेते हैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर इंटू एच हो गया, ये इमर्स वॉल्यूम हो गई, और ये हो गई ए क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ से इमर्स्ड वॉल्यूम एच पता लग गई, दिस इज ए क्यूब रेदर ए इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इन फैक्ट इज गिवन टू अस। देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं, मुझे लग नहीं रहा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक और केस दिया उन्होंने, उन्होंने क्या कहा कि इसके ऊपर ना हमने कॉइन रख दिया। जैसे ही आपने इसके ऊपर कॉइन रखा सेकंड केस में, तो कॉइन रखने से हुआ क्या, के ऊपर हमने ऐसे एक कॉइन रखा, ठीक है, और जैसे ही आपने इसके ऊपर ये कॉइन रखा है, कॉइन का कुछ वेट होगा, लेट्स से इसे हम एम प्राइम कर देते हैं। तो इसने नीचे की तरफ एक फोर्स लगाई और उसे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बैलेंस करेगा, तो इस पूरे सिस्टम का वेट बढ़ गया ना, है ना। ये नीचे की तरफ जाएगा, अब इसकी वजह से ये कितना नीचे गया यहाँ से, लेट मी ड्रॉ इट, यहाँ से ऐसे नीचे चला गया, ठीक है। और ये जो नीचे गया ना, ये वैल्यू शायद हमें मेंशन्ड है, कितनी मेंशन्ड है, ये इनिशियल वाली जो वैल्यू थी एच, उसके कंपैरिजन में एक्स और नीचे चला गया है, विच इन फैक्ट इज गिवन टू अस एज 0.3 कर देते हैं, सो दैट आई राइट डाउन। मेरे ख्याल से हाँ 0.3 सेंटीमीटर ही मेंशन्ड है क्वेश्चन में, देखिएगा ये और नीचे चला गया। तो अब हुआ क्या, इससे इमर्स जो पॉइंट फोर्स है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। वो पॉइंट फोर्स वो नहीं रहेगी क्योंकि हम इमर्स वॉल्यूम बढ़ गई। तो आपके पास अब इस केस में ये एक्स्ट्रा एक्स नीचे चला गया है एच के कंपैरिजन में, ओके। तो पॉइंट फोर्स बढ़ गई, नीचे की तरफ जो नेट फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, ये मास एम था, ऊपर एम जी था, तो नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है दैट विल बी एम प्लस एम डैश इंटू जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो बी एफ बी लग रही होगी होगी वी इमर्स नए वाली इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। सो आई थिंक यहाँ से फिर इक्विलिब्रियम के लिए आप लिखेंगे कि ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, तो नई वी इमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी शुड बी सेम एज एम प्लस एम डैश इंटू जी, राइट। तो वी इमर्स डैश जब आप लिखेंगे वो आपके पास आएगा ए स्क्वायर इंटू एच प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू, और इसे अगर आप ओपन अप कर लेते हैं, दिस इज एम जी प्लस एम डैश जी। जैसा मैं सोच रहा था वही हुआ, आप ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ मिस किया एक चीज़, तो ये कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी भी लिखना है, और आप जब इसे ओपन अप करते हैं ना आपके पास ये वैल्यू आई, ठीक है, दिस प्लस ए स्क्वायर इंटू एच इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। राइट हैंड साइड पे आपके पास ये एम जी आया, देन यू आर गेटिंग एम डैश जी, ओके। तो एक तो चीज़ ये दिख रही है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी क्योंकि ये दोनों पहले ही बराबर थी, ठीक है ना। ए स्क्वायर एच ये रहा, आप यहाँ देखिए ना,
अगर इसको देखें ए स्क्वायर एच ए क्यूब ए स्क्वायर एच इंटू रो एल, यहीं से दिख रहा है राइट, इंटू जी, दिस वैल्यू इज सेम एज एम जी। यहाँ से आपको दिख रहा है ए स्क्वायर एच इंटू रो एल इंटू जी, अगर करते हैं तो उस तरफ आपके पास ए क्यूब इंटू रो एस इंटू जी आएगा, एंड दिस इज सेम एज एम जी राइट। ये कैंसिल हो गया, और इस तरफ देखें अगर तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर, हमसे पूछा गया वेट ऑफ कॉइन, तो एम डैश जी पूछा गया ना, एम डैश जी जो है दिस इज द वेट ऑफ द कॉइन, दिस इज सिंपली ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो काम ही खत्म, कुछ करना ही था। ए स्क्वायर, ए साइड है, साइड हमें गिवन थी 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻², राइट। इसका स्क्वायर, एक्स हमें गिवन था दैट इज 0.3, वो भी सेंटीमीटर में है, इंटू 10⁻², एंड देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो था वाटर, और वाटर की डेंसिटी हम लेते हैं 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इंटू जी, जी की वैल्यू हम 10 ट्रीट करते हैं यहाँ से। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करते हो देखिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले जो ये इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ करी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सीधे सीधे हम कर सकते थे। जो वेट ऊपर डाला उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा नीचे गई, तो बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर रहे कि जितना वेट आप ऊपर डालते जा रहे हो वो बॉइंट फोर्स से बैलेंस होता रहेगा अगर फ्लोटिंग हो रही है, ठीक है ना। तो आप वो बॉइंट फोर्स देख लो भी कितनी बढ़ रही है, वो एग्जैक्टली हमें पता लग रही है, तो वहाँ से वेट बैलेंसिंग जो है उसे पता लग जाएगा एम डैश जी कितना आ रहा है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, कितना है ये, पॉइंट 10⁻⁻1 हो गया था, इसका स्क्वायर 10⁻⁻2 ही हुआ, नहीं, हाँ। फिर इंटू ये आपके पास आ रहा है 0.3 इंटू 10⁻⁻2 हुआ, फिर इंटू ये आ रहा है 10⁻⁴ बाहर, तो ये 10 गया, ये आपके पास आ रहा है 0.3 न्यूटन, जो कि आपको ऑप्शन 3 में गिवन है, और करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन 3। अननेसेसरी हमने ये मेथड फॉलो किया, हम सीधे कर सकते थे कि जो ऊपर वेट डाला है वो 0.4 से बैलेंस होगा, वो 0.4 हमें सीधे सीधे इससे और इससे पता लग जाएगी कि ये नीचे का स्क्वायर का एरिया, जो क्यूब का एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर गई, एक्स्ट्रा हाइट अंदर गई, तो यहाँ से हमारे पास इमर्स्ड वॉल्यूम आ जाएगी एक्स्ट्रा वाली, और इमर्स्ड वॉल्यूम को हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से हमारे पास वेट आ जाएगा। Alright friends, this question is given a diagram shows a circuit consisting of some elements. The input and the output of the circuit is shown. Choose the correct option that shows the component in the box. Zener diode has a breakdown potential of 5 volts. Okay, काफी खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो हमें ये एक वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, साइनसोडल ग्राफ। ये इनपुट वोल्टेज दे रखी है और करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट तक ग्रो करती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर उसके बाद -5 वोल्ट तक ग्रो करती है दूसरी तरफ, और फिर कांस्टेंट हो जाती है। एंड वी आर गिवन दिस, ये इसमें एक जीनर डायोड है। अगर आप देखें सर्किट जो गिवन है उसमें यू आर गेटिंग अ जीनर डायोड एंड अ नॉर्मल डायोड, ठीक है, फाइन। और आउटपुट का ग्राफ क्लिप किया हुआ दिख रहा है हमें, यानी ये ऊपर बढ़ते बढ़ते 5 वोल्ट तक ग्रो करता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, राइट। तो 5 वोल्ट तक ही ये ग्रो करने दे रहा है दोनों तरफ, पहली बात तो ये। अब पीएन जंक्शन डायोड का काम क्या था और जीनर का काम क्या था, ये आपको ध्यान में रखना है। जो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, ये जब फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है तो कंडक्ट करता है, और जब रिवर्स बाइसिंग में होगा तो इट विल नॉट कंडक्ट, राइट। और जो जीनर होता है वो भी काम तो यही इसी तरह से करना है, बट होगा क्या कि जब वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा इट विल कंडक्ट, ओके, बट जब वो रिवर्स बाइसिंग में होगा तो रिवर्स बाइसिंग में इट विल स्टेबलाइज एट 5 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट के बाद वो ग्रो नहीं करने देगा वोल्टेज को, दैट इज व्हाट द जीनर डायोड विल डू, ओके। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है उसका काम तो जनरल पीएन जंक्शन डायोड का तो यही था, हम ये मान के चल रहे रिवर्स बाइसिंग में आइडियल है ये डायोड, ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, और जीनर जो है वो 5 वोल्ट तक कंडक्ट करेगा। अब चक्कर क्या है, अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो हमें इनपुट दिया हुआ पहले वाला जो डिवाइस लगा हुआ है, ये अगर मैं ऐसे करंट को जाने दूं इसमें से, तो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग है, मान लीजिए ये फर्स्ट हाफ साइकिल था, जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी बात करते हैं, मैं नंबर कर देता हूँ,
This is the first element, this is the second element. So during the first हाफ साइकिल क्या हो रहा है? जो पहला हाफ साइकिल होगा ना, उसमें आप अगर सिर्फ इसको देखें, एक पीएन जंक्शन डायोड लगा है, इसके बाद जीनर डायोड लगा नीचे, लाइक दिस। और हम ये मान रहे हैं कि ऐसे करंट जा रहा है। जब ऐसे करंट नीचे की तरफ जा रहा होगा तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में है और ये रिवर्स बायसिंग में है। तो इसका मतलब, और ये फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करेगा, ये रिवर्स बायसिंग में 5 वोल्ट तक कंडक्ट करेगा, उसके बाद कंडक्ट नहीं करेगा, राइट। अब जब उल्टा होगा केस, माने यही सर्किट है और करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा? इस केस में वापस जाते वक्त ये रिवर्स बायस में हो गया, जो पीएन जंक्शन डायोड है, और जो हमें ये दिया हुआ है जीनर डायोड, ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में तो कंडक्ट कर जाएगा और ये रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करेगा, तो हमें ये आउटपुट सिग्नल नहीं दिखना चाहिए, राइट। अगर सिर्फ यही लगा हुआ है, और मैं ये मान रहा हूँ बॉक्स नहीं है, हम सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि ये जो बॉक्स है, इसमें इन एलिमेंट्स में से कोई ऐसा एलिमेंट हो जो बिल्कुल ऐसे बिहेव करे जैसे ये कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा? आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपको फोर्थ वाले में दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलर एलिमेंट ऐसा ही, बट लगा उल्टा हुआ है। तो अब होगा क्या सेकेंड हाफ साइकिल में? दिस वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल ये हालात पहले वाले के हैं। अब सेकंड वाला अगर ऐसे लगाओ, उल्टा ऐसे, मैं इसको ही उठाता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ इस एलिमेंट को, इसको उठाते हैं, जीनर वाले को इधर कर देते हैं। अब ऊपर जीनर हो गया, नीचे पीएन जंक्शन डायोड हो गया, तो जीनर हमारा जो है वो रिवर्स बायस में हो गया और ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। नहीं, सॉरी, ये नीचे वाला आपका रिवर्स बायस में है और ये फॉरवर्ड बायस में है, ऐसा हुआ। इस केस में फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर आप देखेंगे तो ये कंडक्ट करने दे रहा है ना, ये जाने दे रहा है, वोल्टेज को बढ़ने दे रहा है, बट ये बढ़ने नहीं देगा, तो माने ये सर्किट काम नहीं करेगा, जो सेकंड वाला सर्किट है, दिस वोंट वर्क, राइट। दिस वाज द सेकंड सर्किट, और ये वाला जो है सर्किट एलिमेंट रैदर, और ये वाला फर्स्ट वाला है। तो सेकंड वाला जो है वो काम नहीं कर रहा, फर्स्ट वाला काम कर रहा है, ये हो रहा है। दिस इज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल। कहानी सेकंड हाफ साइकिल की, सेकंड हाफ साइकिल में उल्टा होगा, यानी इसको, ये फर्स्ट वाला था, दिस वन वाज द फर्स्ट वन, जो सेकंड वाला है उसमें उल्टा काम हो रहा है। फर्स्ट वाले केस में ये रिवर्स बायस में हो गया ना, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड जो रिवर्स बायस में हो गया, तो इसने काम नहीं करने देना ऐसे, दिस वोंट वर्क, बट दिस वन विल वर्क। ये कैसे काम कर रहा है? इसमें अब करंट जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा सेकंड हाफ साइकिल में। तो ये वाला जो है नीचे वाला, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, राइट, और ये रिवर्स बायस में अप टू -5 वोल्ट तो ग्रो करेगा ना, ये ध्यान में रखिएगा। दिस कैन वर्क, दिस वन रिवर्स बायस में, दिस कैन वर्क टिल 5 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट के बाद इसे काम नहीं करने दे रहा, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये रिवर्स बायस में है, बट इट कैन वर्क टिल -5 वोल्ट, ये -5 वोल्ट तक काम कर सकता है। तो ये सिनेरियो हो रहा है। तो पहले वाले केस में फर्स्ट हाफ साइकिल में ये काम कर रहा था एलिमेंट, सेकंड वाले में ऐसा एलिमेंट काम करेगा, तो ऐसा एलिमेंट जो है वो ऑब्वियसली हमें फोर्थ वाले ऑप्शन में ही दिख रहा है। बिल्कुल सिमेट्रिक एलिमेंट होना चाहिए, देयर इज सिमेट्रिक क्लिपिंग, ये ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन में, सिमेट्रिक क्लिपिंग हो रही है, देयर इज सिमेट्रिक क्लिपिंग एट ±5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट तक इनपुट वोल्टेज जो है वो दोनों तरफ ग्रो कर रही है, अगर आप ध्यान से देखें, और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है।
तो ये तभी पॉसिबल था जब जैसा ये है वैसा ही बिल्कुल बॉक्स में एलिमेंट होना चाहिए, माने और उल्टा लगा हुआ होना चाहिए उससे, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में एक काम करेगा, सेकंड हाफ साइकिल में दूसरा वाला काम करेगा। दिस इज हाउ दिस सिमेट्रिक क्लिपिंग इज टेकिंग प्लेस। सो करेक्ट आंसर हियर obviously is option 4. Alright friends, this question is given है, consider two arrangements of wires, find out the ratio of magnetic field at the center of the semicircular part। तो आपको डायग्राम में 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 ये तीन पार्ट्स गिवन हैं। अगर आप इसको फॉलो करें फर्स्ट वाले केस में, इसको मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं O1 पे फाइंड करने जा रहा हूँ, फर्स्ट वाले पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे इनवर्ड आएगी, स्ट्रेट पार्ट की वजह से है। फिर सेकंड वाले की चेक करिएगा, वो भी राइट हैंड थंब रूल लगा के देखिए इनवर्ड ही आ रही है। थर्ड वाले की चेक करिए, मेरे ख्याल से वो भी इनवर्ड ही आ रही है। यस, ऑल दी थ्री फील्ड्स दे आर इनवर्ड्स। आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना आना चाहिए। बस ये ध्यान में रखिएगा, जब B1 लिखते हैं दैट इज म्यू नॉट आई बाई, आई थिंक दिस इज 4 पाई आर, राइट, क्योंकि ये एक स्ट्रेट वायर, इन्फिनिट वायर, स्ट्रेट वायर है, इन्फिनिटी से आ रही है। दूसरा जो इसका एंड है उसके सामने वाला पॉइंट है, तो इन्फिनिट वायर के एक एंड के सामने वाले पॉइंट पे जो फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर होती है। एंड देन जो स्ट्रेट वायर की वजह से आएगी दैट इज म्यू नॉट आई बाई, आई थिंक 2 आर होती है सर्कल की वजह से, और ये वाली हो जाएगी 4 आर। और तीसरी भी जो आएगी आप चेक करेंगे वो भी यही आने वाली है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ओके, तो दिस इज वन, तो आप म्यू नॉट आई बाई, फैक्ट ये हो जाएगा 4 और 4 मिलके 1/4, 1/4 मिलके 1/2 होगा। तो आई थिंक म्यू नॉट आई बाई 2 आर कॉमन ले सकते हैं, टू हैव 1/पाई प्लस 1/2, ये ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट केस में। सेकंड वाले केस में अगर आप देखेंगे चेंज क्या है, कि जो फर्स्ट और सेकंड है वो तो सेम है केस, थर्ड वाला जो है ना उसकी फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ये फील्ड जीरो आएगी। क्यों? इसकी लेंथ के अलॉन्ग ये पॉइंट दे रखा है, O2 पे जब आप फील्ड फाइंड करोगे तो ये थर्ड वाला पॉइंट जो है उसकी फील्ड जो है वो जीरो आएगी, ठीक है। तो इवेंचुअली यू विल हैव, अगर मैं यहाँ पे 2 रहने देता हूँ तो यहाँ पे 1/पाई की जगह पे आई थिंक यू विल हैव 1/2 पाई, ताकि म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर बन जाएगी, राइट। और दूसरा वाला इनफैक्ट ये 4 ही कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ पे, है ना। तो आपके पास ये बच जाएगा 1/पाई प्लस 1, ये बन जाएगी इक्वेशन। अब आप रेशो ले लीजिए, हमें रेशो पूछा गया BO1 बाई BO2, दिस वैल्यू कम्स आउट टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर पर था, राइट। और नीचे अगर आप देखें म्यू नॉट आई बाई 4 आर है, तो ये कैंसिलेशन होगी, मैं ऐसे ही सीधे उठा देता हूँ उसको, ये न्यूमरेटर में आया हमारे पास और ये फैक्टर डिनोमिनेटर में आया। तो आप ऐसे डिवाइड करिए, कॉमन फैक्टर उड़ा दीजिए, तो म्यू नॉट यहाँ नीचे आपके पास 2 बचा था, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, सो यू गेट 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, और यहाँ एलसीएम लेते हैं नीचे, यू हैव 1 प्लस पाई बाई पाई। इवेंचुअली व्हाट इज हैपनिंग, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, सो यूर गेटिंग 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई। चेक करिए कौन सा वाला है ये, 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई, ये फर्स्ट ही ऑप्शन में आ रहा है आपके पास मेंशन, राइट। दिस मीन्स द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन योर ऑप्शन 1। Alright friends, this question is given, an object is placed at 40 centimeters from a spherical surface whose radius of curvature is 20 centimeter, find the height of the image formed। कनकेव सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस गिवन है, और देखिए हमसे पूछा गया हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट रिजल्ट होता है सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जनरल फॉर्मूला है। सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इट इज μ1 बाई μ2 इंटू वी बाई यू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। हमें सिर्फ u दिया हुआ v फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो फॉर्मूला है μ2 बाई यू, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, बस ये लगा लीजिए, वैल्यू फिल करके काम बन जाएगा। सो फ्रॉम हेयर आई थिंक μ2 दिया था 1.54
बाई वी माइनस μ1 गिवन था 1 बाई यू दिया हुआ है -40। ठीक है, साइन कन्वेंशन लगा के दिस इज इक्वल टू 1.54 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेडियस कर्वेचर लेना है -20 की कनकेव सरफेस है। तो जब आप यहाँ से ये निकाल के इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, थिंक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 1.54 बाई वी, राइट हैंड साइड पे दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.54 माइनस 1 किया आपने 0.54 बाई 20 और माइनस में आ रहा है ये, इसके साथ -1 बाई 40 आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा, नीचे आपके पास ये आएगा 40, हो जाएगा 54 का दोनों 108 यानी 1.08 नेगेटिव में, देन देयर इज अ -1, ये आ रहा है 2.08 नेगेटिव में। तो v की वैल्यू अगर आप देखेंगे वो आएगा 1.54 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 2.08 और ये नेगेटिव में आ रहा है, ध्यान में रखिए। तो ये v की वैल्यू आ गई। अब जब आपको v की वैल्यू पता लग गई, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू दिस वैल्यू, ये आ रही थी। ठीक है, तो इसको उठाइए, हाइट ऑफ इमेज वाले फॉर्मूले में फिल कर दीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन थी 2, μ1 बाई μ2, μ1 है 1, μ2 है 1.54, बी आपने ये फाइंड किया नेगेटिव में। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी आ रही है, u जो है वो आपके पास है -40, राइट। अब आप देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती हुई देखिए, 40 से 40 गया, माइनस से माइनस गया, 1.54 से 1.54 गया, के पास ये वैल्यू ना 2 बाई 2.08 आ जाएगी। ये डेफिनेटली 1 से कम हो गई है, नियरली 1 आ रही है, तो ऑब्वियसली ये थर्ड ऑप्शन ही मैच होगा और कोई मैच नहीं होगा। दिस वैल्यू शुड कम आउट टू बी अराउंड 0.96 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2.08 है, तो द आंसर, नियरेस्ट आंसर हियर is 1, so 2 divided by 2.08 will come out to be 0.96 centimeters. Alright friends, this question may given a satellite is revolving around a planet of mass 2m in an orbit of radius r with time period t1. Another satellite is revolving around the planet of mass 4m in an orbit of radius 2r with time period t2. Find t1 by t2. Okay, तो ये डायरेक्टली लॉ ऑफ ऑर्बिट्स जो है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड जो है, इनफैक्ट उसका ही क्वेश्चन है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी इंटू एम इंटू आर क्यूब, ये जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, दी व्हाट डू यू कॉल केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन में थर्ड लॉ जो है दैट स्टेट्स दिस। ठीक है, तो अगर आप इसे यूज करते हैं t1 बाई t2 का होल स्क्वायर, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, विल गेट r1 बाई r2 का होल क्यूब एंड मासेस का रेशियो इनवर्स है, यू विल हैव m2 बाई m1। अब आप वैल्यूज फिल इन कर दीजिए राइट हैंड साइड पे। r1 फर्स्ट रेडियस इज r, सेकेंड रेडियस इज 2r, इसका करना है आपको होल क्यूब, देन मास m2, सेकेंड मास इज 4m, फर्स्ट मास इज 2m। ओके, ये आपके पास r से r कैंसिल हुआ, नीचे हो गया 8, 1 बाई 2 का क्यूब हुआ 8, और यहाँ पे बच रहा है 4 से 2 गया, 2 बच रहा है, सो यू आर गेटिंग दिस एज 1 बाई 4। तो यहाँ से जब आप t1 बाई t2 निकालेंगे बाई सिंपली टेकिंग द अंडर रूट 1 बाई 4, ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई 2 अलाउड वैल्यू। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। Alright friends, this question is given in Searle's experiment. Diameter of the wire is measured with screw gauge of least count 0.001 centimeter. Its value is 0.08 centimeter. Length of the wire is 150 centimeter with least count 0.1 centimeter and elongation 0.5 centimeter with least count 0.001 centimeter. Weight suspended is 100 Newton, and then the absolute error in the Young's modulus
इज n इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन n इज, पहली चीज तो ये कि आप यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखिए। इन जनरल क्या था यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, दैट वाज एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। एफ डिफॉर्मिंग फोर्स होती है, एल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एफ की जगह आप डब्ल्यू जो वेट सस्पेंडेड है उसे लिख सकते हैं। एल ओरिजिनल लेंथ है, नीचे एरिया जो है दैट विल बी पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा एल। थिंग इज हमें ना डायमीटर ऑफ द वायर वो दिया गया है, ठीक है, इज मेजर्ड, ये वैल्यू जो है ये डायमीटर ऑफ वायर की है। तो वील हैव टू रिप्लेस रेडियस विद d/2। सो जब आप d/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा WL/पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो 4 को ऊपर लिख देते हैं और साथ में आ गया नीचे डेल्टा एल। अब हमें ये पूछा गया है एरर इन यंग्स मॉडुलस, तो डेल्टा y/y लिखें तो वो आपके पास आएगा डेल्टा W/W प्लस डेल्टा L/L, और रिलेटिव एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा D/D प्लस डेल्टा इन, अब ये एलोंगेशन थी, इसमें एरर जो आएगी, ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट इट डाउन। सिर्फ सिंबल है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। द थिंग इज कि हमें एब्सोल्यूट एरर पूछेगी यंग्स मॉडुलस की, तो y इवेंचुअली यहाँ मल्टीप्लाई करके क्रॉस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो y ऊपर चला जाएगा एंड इससे मल्टीप्लाई होके यू कैन गेट द आंसर। द ओनली थिंग इज हमें यंग्स मॉडुलस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये काफ़ी लंबा कैलकुलेशन में क्वेश्चन है। दिस इज 4 इंटू डब्ल्यू इज 100। देखते हैं शायद कैलकुलेशन इतनी लंबी ना पड़े। लेंथ ऑफ द वायर वॉज इतनी दी गई थी, लेंथ ऑफ द वायर इज 150, ये 150 सेंटीमीटर हो गई, डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास ये आ रही है और ये सेंटीमीटर में है, यानी इंटू 10⁻⁻² करना पड़ेगा, या मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज वेट जो है वो न्यूटन में गिवन था आपको 100, एंड डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास आ रहा है पाई 3.14 इंटू डी, डायमीटर कितना दिया हुआ था 0.08, और वो भी सेंटीमीटर में है, इंटू 10⁻⁻² मीटर में हो गया, और फिर इसका स्क्वायर है। फिर एक्सटेंशन जो है वो कितनी गिवन थी, एक्सटेंशन जो थी, एलोंगेशन थी 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻², ये मीटर में कन्वर्ट हो गई। अब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। ये काफ़ी जो है कैलकुलेशन में इंटेंसिव ही है, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ रही है 5.97, अप्रॉक्सीमेटली 6 हो गया, इंटू 10⁻10। दिस इज वॉट यू आर गेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज फिल इन करें, दिस इज 5.97 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय, अब डेल्टा W/W देखें तो W तो मेंशन्ड है, इसमें एरर नहीं दी हुई क्वेश्चन में, ये हम जीरो ले लेते हैं पहला वाला फैक्टर, ठीक है। डेल्टा L/L, तो डेल्टा एल जो है उसका लीस्ट काउंट कितना गिवन था, लेंथ 150, लीस्ट काउंट है 0.1, तो ये आएगा 0.1 बाय 150 प्लस 2 टाइम्स डायमीटर में लीस्ट काउंट जो है, एरर जो है दैट इज 0.001, ये लिखनी है, डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.08, ओके, प्लस डेल्टा ऑफ डेल्टा एल, यानी एक्सटेंशन एलोंगेशन ये है 0.001, उसमें एरर है 0.001 अगेन, डिवाइडेड बाय 0.5। ये रिलेटिव एरर्स हैं, इसमें यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाती हैं। तो आप इसको पूरे को जब सॉल्व करते हैं, ये भी कैलकुलेशन में आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। फ्रॉम हेयर द वैल्यू, द एब्सोल्यूट एरर इन यंग्स मॉडुलस इवेंचुअली कम्स आउट टू बी 1.65 इंटू 10⁻9, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करने पे दिस इज व्हाट यू एंड अप गेटिंग। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, दैट विल बी ऑप्शन 2, will be the second answer that you'll have correct। n into 10⁻9 given था, so this comes out to be 1.65 into 10⁻9। of course units भी लिख लीजिए, this is same as that of pressure, Newton per meter square। Alright friends, this question is given a thin symmetric prism of mu is equal to 1.5, find the ratio of incident angle and minimum deviation। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमें कोई जनरल प्रिज्म दे रखा है लाइक दिस, और मिनिमम डेविएशन का केस दिया हुआ है,
इंसिडेंट रे जब हिट करती है मिनिमम डेविएशन के केस में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होते हैं। आई ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू, यू कैन नॉर्मल, ये रे ऑफ लाइट अपने पाथ से ऐसे डिविएट होते हुए यहाँ पे हिट करेगी। दिस इनसाइड रे विल बी पैरेलल टू द बेस, मिनिमम डेविएशन का केस है, यहाँ पे फिर नॉर्मल बनाएंगे हम, एंड देन दिस रे विल इमर्ज आउट, और नॉर्मल के साथ ये उसी एंगल से बाहर इमर्ज करेगी जिस एंगल पे ये अंदर एंटर करी थी with the normal. If this is the incident ray making an angle I with the normal n here, n1, और ये है emergent ray making the same angle E which is equal to I, and अगर हम अंदर इस रे को ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, then this here is the angle of deviation, and this angle of deviation is related to prism through prism formula. अब क्योंकि हमें थिन सिमेट्रिक प्रिज्म दिया गया है, ए इज वेरी स्मॉल हेयर, राइट, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। वैसे इन जनरल प्रिज्म फॉर्मूला क्या था, दैट इज साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वैल्यू होती है म्यू, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और हमारे पास ये आर है, आर भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, दिस इज आर, ठीक है, ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, और सिमेट्री में ए की वैल्यू जो होती है ये 2r के बराबर होती है, या आप ये कह सकते हैं आर जो है दैट इज a/2। तो दीज आर दी थिंग्स की हमें पहले से पता होनी चाहिए थी। तो अगर आप एंगल आई जो है उसको यहाँ पे फिल करते हैं, एक फॉर्मूला और आता है दैट इज आई प्लस ई, दिस इज इन जनरल डेविएशन के लिए ए प्लस डेल्टा, ओके, और इस फॉर्मूले से हमारे पास कंडीशन आती है एट डेल्टा मिनिमम, हमारे पास आई और ई दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, और ये जो दोनों R1 और R2 हैं ये भी बराबर हो जाते हैं। एक्चुअली ये R1 था, ये R2 था, हमारे पास ए की वैल्यू जो थी वो R1 प्लस R2 के बराबर आती है, और R1 और R2 भी बराबर होते हैं, इस वजह से ए की वैल्यू हम 2r लिख सकते हैं। वैसे तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था, हम सीधे सीधे भी निकाल सकते थे इसे, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है दैट आई रोट एज साइन ऑफ आई बाय आर, है ना, आई को रिलेट करना है और आर को रिलेट करना है। तो पहली बात तो दिख ही रहा है आपको कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, राइट, तो यहाँ से हम यहाँ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, न्यूमरेटर में ये वैल्यू आती है, और डिनोमिनेटर में ये आपके पास आ जाता है साइन ऑफ आर की वैल्यू, यहाँ से लिख सकते हैं a/2। तो ये एक्सप्रेशन वैसे आपको पता होना चाहिए, दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला, और थिन प्रिज्म्स के लिए जब a इज वेरी वेरी स्मॉल, क्या करस्पॉन्डिंगली डेल्टा भी स्मॉल हो जाता है अपने पास, दिस इज ऑल्सो भी वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाइए ये ऊपर नीचे, तो आपके पास म्यू की वैल्यू सीधे सीधे ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई ए ही आ जाएगी, और फिर इसको रीअरेंज करने से आपके पास डेल्टा मिनिमम जो है उसका एक सीधा सीधा रिजल्ट आ जाता है, दैट इज ए इंटू म्यू माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन है, ये आपको सीधे ही पता होना चाहिए था, और उसके साथ साथ कुछ एक्सप्रेशन और इम्पोर्टेंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, विच आई विल बी यूजिंग, ओके, डाउन हियर टू सी इट प्रॉपरली, राइट। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इसे हम कैसे यूज़ करें, देखिए पहले बात तो म्यू हमें गिवन है 1.5, तो आई थिंक डेल्टा मिनिमम जो है आपके पास दिस इज ए इंटू 1.5 माइनस 1, दैट इज 0.5, यानी ये a/2 आया है, a/2 माने डेल्टा मिनिमम तो जो है वो r के बराबर हो गया ना, यस, क्योंकि r इज a/2, ये वैल्यू r के बराबर आ गई अपने पास। और एक और बात कि जो म्यू था उसकी वैल्यू जब a विल बी स्मॉल डेल्टा मिनिमम विल बी स्मॉल, बिकॉज i एंड r दीज विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल, इस केस में म्यू जो है हमारे पास वो अप्रोक्सीमेटली i/r ही आ जाएगा ना,
साइन है साइन आर साइन आई हो जाएगा, साइन आर आर हो जाएगा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सो फ्रॉम हेयर वी सी आई की वैल्यू जो है वो आपके पास म्यू ऑफ द प्रिज्म इनटू आर हो जाता है। और अपने से पूछा गया है इंसिडेंट एंगल और मिनिमम डेविएशन का रेशियो। तो इंसिडेंट एंगल जो है दैट इज म्यू आर, और मिनिमम डेविएशन जो था वो आपके पास a/2 आया था, राइट। वो a/2 जो है वो r के ही बराबर है, यू गेट म्यू आर बाई आर। आप जैसा मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। सो इवेंचुअली यू आर गेटिंग दिस वैल्यू इज इक्वल टू म्यू इटसेल्फ। म्यू इज 1.5, यानी ये वैल्यू इनफैक्ट ये जो रेशियो आ रहा है ये 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर का ही आ रहा है, राइट, 3/2। Alright friends, this question में given है for diatomic gas find the ratio Q is to delta U is to W for isobaric process। ओके, तो हमें given है isobaric process। isobaric process जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उस केस में एक तो Q फाइंड करना है, एक डेल्टा यू और एक वर्क डन। तो वर्क डन तो सीधे सीधे पी डेल्टा वी होता है, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी चेंज होता है डेल्टा यू, ये इन जनरल आपके पास पी डेल्टा वी ओवर गामा-1 होता है। और क्यू जो है दिस इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये आपके पास पी डेल्टा वी आप कॉमन ले लें, और ये आ रहा है आपके पास 1/गामा-1 प्लस 1। तो सॉल्विंग आई थिंक यू आर गेटिंग गामा ओवर गामा-1 ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे ना जब आप, तो गामा-1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो गामा बचेगा न्यूमरेटर में, और साथ में आ रहा है पी डेल्टा वी। वी आर आस्क्ड द रेशियो क्यू इज टू डेल्टा यू इज टू डब्ल्यू। तो आप क्यू में जब लिखेंगे रेशियो तो गामा और गामा-1 बचेगा, पी डेल्टा वी कॉमन आके कट रहा है सभी में। डेल्टा यू में ये सिर्फ बच रहा है 1/गामा-1, और वर्क डन में ये बच रहा है आई थिंक 1। तो आप अगर गामा-1 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, गेट गामा इज टू 1 इज टू गामा-1, दिस इज व्हाट यू गेट। मल्टीप्लाई दिस with the gamma-1, multiply by gamma-1। when you do that, गामा की वैल्यू, अब डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस माने गामा होता है 7/5, ये वैसे पता होना चाहिए था, इज टू 1 इज टू देन यू हैव 7/5 -1। तो ये रेशियो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 7/5 इज टू 1 इज टू, यहाँ पे आ जाएगा 7 - 5 2, 2/5, 5 से मल्टीप्लाई करिए तो यू गेट 7 इज टू 5 इज टू 2, 7 इज टू 5 इज टू 2। ऑप्शन 4 में गिवन है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Alright friends, this question is given a net electric field at point A shown in the figure is at an angle of 60 degrees with the x-axis, then find P2 by P1। इस क्वेश्चन में एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि जो x एक्सिस है ना वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस हियर, एंड P1 एंड P2 दीज आर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स गिवन है। अब क्वेश्चन में जो पॉइंट ए है अगर आप देखें, दिस इज अलोंग द एक्सिस ऑफ P1, ये एक्सियल है और P1 एक्सियल पोजीशन है, और यही पोजीशन जो है ए, दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन और P2। चेक करें, इसके तो इक्वेटर पे लाई कर रहा है, तो जो एक्सियल पोजीशन आपको दिख रही है P1 वाली, एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 वो होगी आपके पास 2K P1/r³ एंड ऑफ कोर्स इट विल बी अलोंग P1। तो अगर मैं ये पॉइंट ए शो करता हूँ तो ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो लेफ्ट की तरफ ही आएगी P1 के अलोंग, दिस इज E1, और ये अलोंग एक्स एक्सिस होगी। दूसरी फील्ड अगर आप देखें, दिस इज E2, दिस विल बी इक्वेटोरियल फील्ड फॉर P2, तो P2 वाली फील्ड होगी K P2/r³ एंड दिस विल बी एंटी पैरेलल टू P2, ये ध्यान में रखिएगा। तो P2 ऊपर की तरफ है, इससे नीचे की तरफ होना है ए वाले पॉइंट पे,
तो ऐसे करके दिस विल बी E2, और E1 के कंपैरिजन में ये आधी है, तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे अगर, तो इट विल लाई along the diagonal of this parallelogram like this। और हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल पर है। तो आप डायग्राम से देखिए टेंजेंट 60 लिखिए, तो टेंजेंट 60 आपके पास आ जाएगा क्लियरली परपेंडिकुलर, दैट इज E2। ये जो साइड आ रही है E2 के बराबर की है, दिस इज E2 डिवाइडेड बाय E1। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं यहाँ से, टेंजेंट 60 इज ऑफ कोर्स √3, E2 is K P2 by R cube, and E1 is 2K P1 by R cube। K by R cube कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है P2 by P1 जो हमसे पूछा गया है, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू, ये 2 ऊपर √3 से मल्टीप्लाई होगा, यू आर गेटिंग 2√3। चेक करिए 2√3 कहाँ आ रहा है, किस ऑप्शन में, दिस इज ऑप्शन 2। द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन will be option 2। Alright friends, this question में given है angular momentum of electron in a hydrogen atom is 3h by pi, find the energy of the electron in the orbit। तो angular momentum over orbit में this is nh by 2 pi, और ये वैल्यू आपको गिवन है 3h by 2 pi। इसका मतलब ये हुआ कि n जो है ऑर्बिट नंबर इज कमिंग आउट टू बी 3। ओके, कंपेयर करते ही पता लग रहा है n की वैल्यू 3 है। और जो एनर्जी होती है nth ऑर्बिट में नेट, उसकी वैल्यू होती है -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इसमें वैल्यू फिल कर देंगे तो दिस इज -13.6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, दैट इज 9। तो कहानी सिर्फ अब सॉल्व करने की रहेगी, -13.6 बाई 9, तो दिस इज 9। ऑफकोर्स कॉमन सेंस दिख रहा है कि ये आपका ऑप्शन 3 ही होगा। 9 1s are 9, get 4 6, 9 5s are 45, so you get 1 0, and 9 1s are 9 again, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ रहा है, विच इन फैक्ट इज योर ऑप्शन 3। करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन 3। Alright friends, this question is given, the equation of a plane progressive wave is given by y is equal to 5 cosine pi 200t minus x by 150, where x and y are in centimeter and t in seconds। Find the wave velocity। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन जनरल अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी थी y इज इक्वल टू a कोसाइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो जो वेव वेलोसिटी होती है वो कोफिशिएंट ऑफ टाइम दैट इज ओमेगा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स पोजीशन दैट इज के, इससे आती है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें ये पाई अंदर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, इवेंचुअली वो कैंसिल हो जाएगा। सो ये गिवन इक्वेशन में हमें दिख रहा है ओमेगा की वैल्यू इज 200 पाई, पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और के की वैल्यू आपके पास आएगी पाई बाय 150। सो हेयर the value of v will be omega, that is 200 pi डिवाइडेड बाय, नीचे आ रहा है पाई बाय 150, तो इवेंचुअली ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो 15 into 2 is 30, देन फॉलोड बाय 1 2 3 3 zeros, तो 3 into 10 the power 4 हो जाएगा, दिस मच। एंड ऑफ कोर्स यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर्स, एक्स सेंटीमीटर्स में था और टी सेकेंड्स में था, तो ये यूनिट आपके पास आ रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू राइट डाउन द यूनिट्स। सो इन मीटर पर सेकेंड अगर देखें, सेंटीमीटर होता है 10 दी पावर -2, सो दिस इवेंचुअली विल बिकम 3 into 10 दी पावर 2, this much meter per second, that is 300 meter per second। The answer here is 300 meter per second। Alright friends, इस क्वेश्चन में गिवन है लिथियम 2 पॉजिटिव चेंजेस टू लिथियम 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी आपने यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को आयनाइज कर दिया है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस पूछी गई है, आयनाइज एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है। ओके, पहले तो ये दिमाग में रखिएगा कि nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन लाइक यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए, फॉर हाइड्रोजन लाइक यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, दिस इज
-13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है। अब जब आप आयनाइजेशन की बात करते हैं, आयनाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि आप nth ऑर्बिट से इन्फिनिटी पे ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन को। एनर्जी जो लगेगी दैट विल बी एनर्जी इन दी इन्फिनिट ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट, ये होगा। इन्फिनिट ऑर्बिट पे एनर्जी जीरो होती है, राइट। जब आप इन्फिनिट दूरी पे ले जाएंगे तो जो एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। और ये नेगेटिव में आप लेते हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यू गेटिंग दिस इज 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो मेन इंपॉर्टेंट था यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का आपको नोन होना कि ये बनती कैसे है। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है लिथियम की, और आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप हाइड्रोजन की इसका रेशियो लिखेंगे, दिस विल कम आउट टू बी जेड ऑफ लिथियम बाई जेड ऑफ हाइड्रोजन, इसका स्क्वायर, एंड देन n of hydrogen by n of helium, n of lithium, ठीक है, इसका स्क्वायर। सो द थिंग इज कि आपके पास राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें, ये 3 है, नीचे 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ऑर्बिट दोनों के ही हमारे फर्स्ट वाले हैं, अगर आप देखें लिथियम 2 पॉजिटिव में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा, और वो आयनाइज किया आपने, और हाइड्रोजन का तो ग्राउंड स्टेट में ही दे रखा है, तो n दोनों के लिए 1 है। सो दिस कम्स आउट टू बी 3 स्क्वायर इज 9। तो यहाँ से अगर आप एनर्जी लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, this is 9 times the ionization energy of hydrogen, that means 9 into 2.17 into 10 the power minus 18, so 9 into 3, 9 into 7, 63, 3, 6 carry, 9 and 6, 5, then 1, 9 twos are 18 and 1, 19, so you get 19.53 into 10 the power minus 18 जूल, जो कि आपको फर्स्ट ही ऑप्शन में गिवन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर बहुत प्रिसाइजली मैच करके लिखे हुए हैं, जैसे रिसीव हुए होंगे उस हिसाब से लिखे गए हैं, राइट। सो दिस इज 19.53 into 10 the power minus 18 जूल। Alright friends, this question में given है electric field of electromagnetic wave is E is equal to 800 sin pi 10 the power 80 plus x by 150 volt per meter, where x is in centimeter, t is in seconds. A charged particle is moving with a speed of 1.5 into 10 per 6 meter per second. Find the ratio of the magnetic force to electric force on the charged particle. तो पहली चीज़ तो ये कि हमें रेशियो पूछा गया मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स में अब मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी बी साइन थीटा, और इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्यू इंटू ई। क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेंशन होनी चाहिए थी, दैट इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो एक एजम्पशन है जो कि ऑब्वियसली दी नहीं गई है बट दी होनी चाहिए थी, दैट इज द चार्ज पार्टिकल इट इज मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी दी गई है दिस इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से ये होगा कि ऑटोमेटिकली ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज एजम्पशन। तो इससे क्या होगा, न्यूमरेटर में आपके पास क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आपके पास आ रहा है वी ई साइन थीटा में थीटा जो है वो ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, तो वी बी बाई ई बन गया फॉर्मूला। अब बी बाई ई जो है वो बेसिकली इनवर्स ऑफ वेव वेलोसिटी होता है, ई बाई बी जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ द वेव हेयर, ओके। और ये वैल्यू आपके पास नीचे आती है ओमेगा बाई की। तो अगर आप वैल्यू फिल करें, वी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल दैट इज 1.5 into 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय ओमेगा कोफिशिएंट ऑफ टाइम 10⁸ के साथ पाई भी मल्टीप्लाई होगा, सो पाई इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय के, पाई इंटू 1/150। तो ये 150 यहाँ जाएगा पहले, यू गेटिंग 1.5। और एक और बात कि ये जो x था ये सेंटीमीटर्स में था, तो ये 150 वाला भी सेंटीमीटर्स में होगा, यानी ये मल्टीप्लाई होगा इंटू 10⁻⁻² से। सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इवेंचुअली ऊपर आ रहा है 1.5 इंटू 10⁶, और ये ऊपर जाके 10⁸ हो गया ना, -2 था ना ये, हाँ, तो +2 हो गया ऊपर जाके। नीचे आपके पास ये आ रहा है 150 इंटू 10⁸।
10⁸ से 10⁸ कटा, 1.5 से 150 कटा, ये आपके पास आ रहा है 10⁻², is given to us in option 2. The correct answer to this question will be option 2. सिर्फ एक assumption ध्यान में रखिएगा, charge particle is entering along electric field, so it will be perpendicular to magnetic field. Alright friends, this question is given a liquid drop having diameter 2 mm and surface tension 0.08 Newton per meter. This drop splits into 512 identical small drops. Find the change in surface energy. तो क्वेश्चन में अपने से चेंज इन सरफेस एनर्जी पूछी गई है. सरफेस एनर्जी चेंज मीन्स फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया. सो सरफेस टेंशन टी इंटू 4 पाई फाइनल आर का स्क्वायर. ये ध्यान में रखिएगा, फाइनली आप जब सरफेस एनर्जी लिखेंगे तो वो एंड ड्रॉप्स की है. ठीक है, दिस इज फॉर एंड ड्रॉप्स, और ये सिंगल ड्रॉप की थी. तो आपके पास ये आएगा 4 टी इंटू सरफेस एरिया इज 4 पाई r². दिस इज सरफेस एनर्जी ऑफ अ सिंगल ड्रॉप. इसे n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास फाइनल सरफेस एनर्जी आएगी, माइनस सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया ऑफ अ सिंगल ड्रॉप. हम ये मान के चल रहे हैं कैपिटल आर की जो ड्रॉप थी, कैपिटल आर रेडियस की जो ड्रॉप थी, वो स्मॉल आर रेडियस में कन्वर्ट हुई है. तो आई थिंक फ्रॉम हेयर 4 पाई t इज कॉमन एंड n इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है. अब क्योंकि वॉल्यूम एडिटिव है तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जर ड्रॉप विल बी इक्वल टू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. व्हेन यू सॉल्व दिस, आई थिंक 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, यहाँ से आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर आएगी. कैपिटल आर ही हमें गिवन है और इनफैक्ट डायमीटर गिवन है. ओके, तो कैपिटल आर इज स्मॉल आर इज कैपिटल आर बाय n की पावर 1/3, ये बनेगा फॉर्मूला. और इसे उठाइए ऊपर फिल कर दीजिए. तो देयर फोर चेंज इन सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू टी इंटू एन इंटू स्मॉल आर की वैल्यू फिल करेंगे तो कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइड बाई n की पावर 2/3 हो जाएगा. हमने यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू फिल कर दी, माइनस स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर. सॉल्व करने पे दिस कम्स आउट टू बी 4 पाई t इंटू, देखिए आर स्क्वायर भी बाहर कॉमन लिया जा सकता है. आपके पास ब्रैकेट में n डिवाइड बाई n की पावर 2/3 यानी n की पावर 1/3 -1 हो जाएगा. राइट, और r जो है वो आपको डायमीटर का हाफ करके पता लगेगा. तो दिस कम्स आउट टू बी इवेंचुअली इक्वल टू 4 पाई t and this is diameter square by 4. रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होगा, तो वो 4 से 4 भी कट जाएगा. इवेंचुअली यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट. ये आपके पास पाई इंटू टी इंटू डी स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू आ रही है. सो दिस इज पाई इज 3.14. सरफेस टेंशन 0.08 गिवन थी. डायमीटर इज 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻³ और फिर आपको इसका करना है स्क्वायर. n इज 512, बेसिकली ना शायद 8 का क्यूब होता है. देखिएगा 8 इंटू 8 64 एंड 64 इंटू 8 करते हैं अगर हम तो 512 आता है. बिल्कुल ठीक. दिस इज 8 क्यूब और इसका पावर आप कर रहे हैं 1/3 -1. इवेंचुअली आप एक काम करिएगा, पाई को लिखिएगा 22/7. की वजह बताता हूँ. उसकी वजह ये है कि ये ना 7 बन रहा है ब्रैकेट में, मुझे दिख ही रहा है. 22/7 इंटू 8 इंटू 10⁻² हो गया, इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 10 की पावर हो गया -6 इंटू ब्रैकेट में आ रहा है 7. 7 से 7 कटा. इवेंचुअली यू आर गेटिंग अ 22 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 4. राइट, सो दिस इज 704 इंटू 10 की पावर देखें कितनी बन रही है. दिस इज -6 एंड दिस इज -2 मिलके हो रहा है -8. इवेंचुअली ये मैच करेगा थर्ड ऑप्शन से. 7.04 इंटू 10⁻⁻6, दिस मच जूल. द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन 3.
Alright friends, this question में given है if power dissipated in a coil having total number of turns n, cross sectional area A and radius of coil R, when kept in time varying magnetic field is P. Now another coil with total number of turns 2n, cross sectional area 2a, radius of coil 3r is placed in the same time varying magnetic field. Dissipated power is alpha P. The value of alpha is. तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो डिसिपेटेड पावर होगी दैट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल। सो दिस इज माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एन डी ए। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल है, ठीक है। तो इस केस में हम इसे सॉल्व करते हैं। दिस कम्स आउट टू बी, अब देखिए बी ही टाइम के साथ चेंज कर रहा है, एन भी बाहर और ए भी बाहर आ जाएगा। और जो एरिया है ना, ध्यान रखिएगा, वो ना पाई आर स्क्वायर लेना है। रेडियस ऑफ द कॉइल जो दे रखी है आपको, कॉइल का रेडियस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो उसकी वायर का दे रखा होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो एरिया हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, दिस इज पाई आर स्क्वायर, राइट। दिस इज द एरिया दैट वी आर फिलिंग। सो आपके पास n इंटू पाई आर स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा और साथ में आ जाएगा डी बी बाई डी टी एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ माइनस साइन हियर। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है। इसके साथ साथ अब हमें रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस इज रो इंटू एल बाई ए, जिसमें ये वाला जो एरिया है दिस इज आई थिंक द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। सो दिस शुड कम आउट टू बी रो, फिक्स है, कांस्टेंट है, एल इज एन इंटू टू पाई आर। हर कॉइल के लिए लेंथ जो है वो टू पाई आर होगी। एन कॉइल्स हैं तो एन इंटू टू पाई आर टोटल लेंथ हो गई, डिवाइडेड बाई एरिया ए। अब ये उठा के अगर पावर में फिल करते हैं तो पावर का जो जनरल फॉर्मूला बनेगा दैट इज एन इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास आ रहा है रो इंटू एन इंटू टू बाई आर बाई ए। सो दिस इज व्हाट यू गेट। तो अब अगर आप इससे फॉलो करते हैं, दूसरे केस में कुछ वैल्यूज चेंज्ड हैं, तो आई थिंक पी जो अल्फा पी है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, सिमिलरली एन जो है वो कितना दिया, नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज 2n, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी गिवन है, दिस इज 3r, इसका स्क्वायर, डी बी बाई डी टी सेम फील्ड है टाइम वेरिंग, इसका स्क्वायर हुआ, टोटल डिवाइडेड बाय रो सेम रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स 2n हो गए हैं इंटू 2 पाई आर भी 3r हो गया है, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी शायद उन्होंने चेंज कर दिया, दिस इज 2a, राइट। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। अब आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए, वहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। दिस इज फॉर कॉइल 2। so if you divide these two equations, I think alpha will come out to be equal to, n से n कटेगा तो you have a 2 here, उसका स्क्वायर ये स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। फिर 3 स्क्वायर इज 9, डी टी कट गया, इस पूरी वैल्यू का तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे n से n कटा, रो से रो कटा, 2 बच गया एक, तो 2 पाई से 2 पाई कटा, r से r कटेगा, एक 3 बच जाएगा, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ 2a आल्सो हियर, एक 2 ये भी बचा नीचे। तो दिस इज व्हाट इज अल्फा दैट यू विल गेट। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन को आपने डिवाइड किया फर्स्ट वाली इक्वेशन से, उससे आपके पास ये अल्फा की वैल्यू आई। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और हमारा आंसर आ गया है। आई थिंक ये आ जाएगा 4 इंटू 81, 2 से 2 कट गया, नीचे 3 है, 3 से ये कटा, दिस इज 27, देन 27 इंटू 4 कर लीजिए, think 4 into 7 is 28 to carry 108. This is what you get. Alpha value is coming out to be 108. Correct answer to this question is option 1.
Alright friends, this question is given if stress at x is equal to L by 3 from the bottom is W by A plus 2 by gamma small w by A, then find gamma. हमें gamma find करना है. क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि जो x है फ्रॉम द बॉटम इट इज L बाय 3. इस पॉइंट पे हमें स्ट्रेस फाइंड करना है. तो स्ट्रेस बाय डेफिनेशन इज टेंशन जो कि उस पॉइंट पे होगी डिवाइडेड बाय एरिया. अब टेंशन उस पॉइंट पे जब हम देखें, ये जो पॉइंट है जहां तक ये रॉड गिवन है, रॉड का जो ये पॉइंट गिवन है, दिस इज 2L/3 फ्रॉम द टॉप एंड दिस पार्ट हियर इज L/3. है और नीचे ये हमारे पास W लोड था. तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे नीचे की तरफ वेट लग रहा है W, ऊपर की तरफ से कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही होगी T एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट. दिस शुड बी इक्वल टू W, राइट. और यही यहाँ पे लग रही होगी नीचे की तरफ. टेंशन एट दिस पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट ये W के बराबर की होगी. अब इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसे ऊपर की तरफ टेंशन लग रही होगी, ऊपर वाले पार्ट को नीचे की तरफ टेंशन लग रही होगी. एंड दिस टेंशन हियर जो ये नीचे वाले पार्ट पे लग रही है, दिस शुड बी इक्वल टू W प्लस जो वेट है ऑफ द हैंगिंग पार्ट. अब हैंगिंग पार्ट का इज वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट. ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. टी पैरों में क्या लिख देते हैं, टी डैश लिख देते हैं आप. चलिए, सो इन दिस पार्ट वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. तो इफ वी गो फॉर द वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, दिस इज W प्लस टोटल वेट था W, टोटल लेंथ थी L. हमें हैंगिंग पार्ट की जो लेंथ है वो गिवन है L/3. ठीक है, तो हमने यूनिटरी मेथड जो है उसे यूज़ किया कि पूरी रॉड जो है उसका वेट W था, तो 1/3 पार्ट का जो वेट है वो W/3 होगा नीचे से. सो दिस टेंशन शुड कम आउट टू बी W प्लस W/3, राइट. तो इसे उठा के यहाँ पे फिल कर दीजिए ऊपर स्ट्रेस वाले फॉर्मूले में. यू गेट W प्लस स्मॉल W/3 एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय E. ये आ रही है वैल्यू आपके पास. दिस इज स्ट्रेस. तो अगर हम कंपेयर करें विद व्हाट वी आर गिवन, वी आर गिवन दिस, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, W/A प्लस स्मॉल W/3A. ठीक है, एंड इफ वी कंपेयर दिस विद व्हाट वी आर गिवन 2 बाई गामा स्मॉल W/A, क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर में 3 है वो गामा/2 के बराबर का होगा. Gamma/2 is equal to 3. So from here clearly gamma comes out to be equal to 6. गामा की वैल्यू आपके पास 6 आ रही है. सो द वैल्यू ऑफ गामा दैट वी आर आस्क्ड इज 6 हियर. Alright friends, this question is given है, a particle is moving such that its velocity vector at coordinates x, y and z is v vector. ये आपको given है, v vector is minus x I cap plus 2y j cap माइनस z k कैप. ये तो ये वेलोसिटी वेक्टर गिवन है. यहाँ से हमें पता लग गया vx यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट वो आपको गिवन है -x, वेलोसिटी का y कंपोनेंट वो आपको गिवन है 2y और वेलोसिटी का z कंपोनेंट वो आपको गिवन है -z. गिवन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट 1, 1 एंड 4. तो आप एक काम करिए, पहले एक्सेलरेशन वेक्टर जो है उसका x कंपोनेंट देख लीजिए. उसके लिए फॉर्मूला होगा vx इंटू dvx बाई dx. तो जब आप सॉल्व करेंगे vx की वैल्यू गिवन थी -x, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ अगेन -x, तो ये वैल्यू आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगी. यू आर गेटिंग +x. -1 बाहर आएगा और ये -x को प्लस कर देगा. इसी तरह से आप एक्सेलरेशन y वाली निकालिए. तो दिस इज द vy इंटू dvy बाई dy. vy की वैल्यू आपको गिवन थी 2y. फिर इसके बाद आप लिखेंगे d/dy ऑफ vy अगेन इज 2y. जब आप वैल्यू फिल करते हैं दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये 2 बाहर आ जाएगा, यू आर गेटिंग दिस एज +4y. और इसी तरह से आप एक्सेलरेशन z एक्सिस वाले निकालेंगे. फॉर्मूला लगेगा vz इंटू dvz बाय dz. तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आप एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करते हैं अगर वेलोसिटी पोजीशन फंक्शन गिवन हो. तो यहाँ पे vz की वैल्यू आपने निकाली थी -z, देन
डी बाई डी जेड ऑफ माइनस जेड। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये माइनस बार आ गया, सो यू गेटिंग दिस अगेन एज प्लस जेड। इन तीनों को कंबाइन करिए तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो है दैट विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बस वैल्यूज फिल करने का काम रह गया। पहला दिया हुआ एक्स आई कैप, फिर प्लस 4y जे कैप, और फिर प्लस इसी तरह से z के कैप। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन वेक्टर का मॉड पूछा गया है, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y इसका स्क्वायर प्लस z इसका स्क्वायर। अब द थिंग इज कि हमें ना एक्स वाई और z की वैल्यूज मेंशन्ड है। एक्स इज गिवन टू अस एज 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज ऑल्सो 1 इसका स्क्वायर है, एंड देन z इज 4 इसका स्क्वायर, एंड देन इट्स अंडर रूट। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, आई थिंक आपके पास ये वैल्यू आ रही है 16 प्लस 16 32 प्लस 1 33, ये आ रहा है रूट 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन पूछी गई है रूट 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Alright friends, this question is given on a metal surface. If light of wavelength lambda falls, stopping potential for the emitted photoelectron is 3 V naught, and if light of wavelength 2 lambda falls, stopping potential is V naught. Find the ratio threshold over original wavelength lambda. तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है आपको, वो कहती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज एच सी बाई लेमडा माइनस द वर्क फंक्शन, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, जहाँ पे लेमडा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। ओके, अब यहाँ से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूँ, जो फर्स्ट केस गिवन है, फर्स्ट केस में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी जो है, अच्छा इससे एक और चीज़, काइनेटिक एनर्जी को आप लिखेंगे ई इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं सीधे। आपके पास फाइनली इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं, आई थिंक यू आर गेटिंग एच सी 1 बाई लेमडा, लेमडा की जगह हाँ लेमडा ही है, माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, दिस इज इक्वल टू ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले केस में गिवन था 3v नॉट। ठीक है, सेकेंड केस में अगर आप इसी इक्वेशन को फॉलो करें, देयर इज अ डिफरेंस। कैसे, एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, लेमडा शायद चेंज हो गया है, हो गया 2 लेमडा। देखिए सेकंड केस में ये 2 लेमडा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया वी नॉट, तो यू राइट डाउन दिस एज ई इंटू वी नॉट। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ना डिवाइड ही कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, ई से ई कैंसिल, एच सी से एच सी कैंसिल, फिर गेटिंग 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आपके पास सिर्फ 3 बचेगा। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय द सेकंड इक्वेशन, इट गिव्स अस दिस। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक यू आर गेटिंग 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आपके पास आएगा 3 बाई 2 लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट वाली टर्म्स एक तरफ कर दीजिए, ये वाली टर्म्स दूसरी तरफ कर दीजिए। यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ रही है 1 बाई लेमडा, इसको ले जाते हैं इस तरफ, यहाँ एक गलती मैंने और करी, यहाँ 3 भी आएगा ना ऊपर साथ में, सॉरी, ये 3 दोनों दोनों से ये टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये नेगेटिव में है, इसको लेफ्ट पे ले आइए, सो यू गेट 2 बाई लेमडा नॉट। 1 बाई लेमडा नॉट नेगेटिव में था, 3 बाई लेमडा नॉट यहाँ नेगेटिव में, दूसरी तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, सो यू गेट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई लेमडा। तो यहाँ से आप लेमडा नॉट फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास आया है 1 बाई 2 लेमडा, तो इसको लेमडा नॉट बाई लेमडा पूछा गया आपसे, राइट। ये वैल्यू लेमडा नॉट ऊपर ले जाइए, 2 को इधर ले जाइए, तो ये रेशियो आपके पास आ रहा है 4। ओके, द आंसर हियर इज 4, द रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 4 हियर। Alright friends, this question में given था a container of initial volume 0.15 meter cube is expanded adiabatically from a pressure 8 bar to final pressure 1 bar. If the initial temperature is 140 Kelvin, find the work done by the gas. तो जो क्वेश्चन गिवन है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन पूछा गया है। वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का,
वर्क डन जो है वो हम कैसे निकालें एडियाबेटिक प्रोसेस का, क्यू जीरो है, राइट। सो देयर फोर वर्क डन जो है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा फॉलोइंग द फर्स्ट लॉ। सिंस वी ऑलरेडी नो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो भी हीट आप सप्लाई करते हो वो दो काम करती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो देयर फोर वी गेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है उसका जनरल फॉर्मूला होता है एन आर डेल्टा टी ओवर गामा माइनस वन। ये जनरल फॉर्मूला है, हर जगह लग जाता है, हर प्रोसेस के लिए यही वैलिड है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, बट सामने माइनस साइन लगा हुआ है। अब आप एन आर डेल्टा टी को फिल करेंगे तो दैट विल बी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन फ्रॉम दी आइडियल गैस इक्वेशन। तो जब आप आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन इज एन आर डेल्टा टी, ठीक है। तो माइनस साइन लगा होने की वजह से ये आप लिखेंगे माइनस, मतलब पहले होगा पी वन वी वन इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम माइनस फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। दिस इज द जनरल रिजल्ट दैट यू विल गेट। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें हमें पी वन वी वन पी टू वी टू फिल करना है, गामा हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज सी पी बाई सी वी, ये वैल्यू 3/2 हमें नोन है, ओके। गामा माइनस वन नीचे आ जाएगा और इनिशियल टेम्परेचर भी मेंशन था, तो चाहे आप टेम्परेचर वाली इक्वेशन लगा लीजिए, चाहे, क्योंकि मुझे वॉल्यूम इनिशियल गिवन है तो मैं सीधे इक्वेशन यूज करता हूँ पी वी दी पार गामा, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, क्योंकि ये एडियाबैटिक इक्वेशन है, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक इक्वेशन यूज करेंगे। सो इनिशियल प्रेशर इज 8 बार, वॉल्यूम इज 0.15, पावर हो जाएगी इसकी गामा, गामा इज 3/2। दूसरी तरफ आपके पास प्रेशर इज 1 बार, बार से बार यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, वॉल्यूम हमें अननोन है V2, पावर हो गई 3/2। तो बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, पूरी इक्वेशन की पावर 2/3 कर दीजिए। सो 8 इज 2 क्यूब, पावर हो गई इसकी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, इसकी पावर 3/2 को 2/3 करेंगे वो 1 हो जाएगी, दैट्स इट। तो ये सॉल्व करने पे 2 4 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 4 इंटू 0.15, दिस इज 0.6 इन मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में मेंशन है। इनिशियल वॉल्यूम P1 तो ये भी मीटर क्यूब में है, ये फाइनल वॉल्यूम पता लग गई। अब फॉर्मूला लगाते हैं वर्क डन का, वर्क डन इज P1V1, कितना है P1, P1 इज 8 बार, और वो बार में है ध्यान में रखिएगा, 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल्स के बराबर होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 8 इंटू V1 कितना था, V1 वॉज 0.15, तो ये हो गया 1.2 आई गेस, है ना, 15 8 जार 120, और डेसिमल प्लेस लगेगा 2 डिजिट्स के बाद, तो 1.2 हो गया, माइनस P2V2 फाइनल प्रेशर इज 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज हाउ मच, अभी अभी निकाली 0.6, और ये टोटल मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बार दिया हुआ है 10⁵ से पास्कल्स में कन्वर्ट करने के लिए, नीचे गामा इज 3/2 -1 यानी वो हाफ, पर आपके पास ये आ रहा है 1.2 माइनस 0.6, नीचे आपके पास ये वैल्यू आ रही है हाफ इंटू 10⁵, ऊपर 0.6 हुआ, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, राइट, तो 1.2 ही हो गया इंटू 10⁵ जूल। सो दिस इज द वर्क डन, ओके, इन जनरल 1 2, फिर उसके बाद कितने जीरोस लगेंगे, एक डेसिमल प्लेस के बाद शिफ्ट करेंगे और 5 लगने हैं, 5 चेंजेस है, 4 हुआ, एक और, दिस मच जूल, ओके। तो आई थिंक आप इसको किलो जूल्स में लिखें तो 120 किलो जूल्स होता है, राइट। मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है ना कुछ ऐसे दिया होगा, दी वर्क डन बाय द गैस इन किलो जूल्स, ये पूछा गया होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा ये, तो 120 इसका आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली। Alright friends, this question is given, and there is a parallel plate capacitor with capacitance C. Half of the space is filled with dielectric. Dielectric constant K is equal to 5 as shown on the figure. Find the percentage increase in capacitance. तो देखिए हमें जो पहला capacitance given है C, उसको तो हम, क्योंकि वो एयर कैपेसिटर है, C1 लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। C2 के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देयर आर टू वेज अबाउट इट। एक तो या तो फॉर्मूला सीधे याद रखिए, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T इंटू 1 - 1/K, प्रोवाइडेड आपको ये फॉर्मूला याद हो कि अगर किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को डालें तो डाइलेक्ट्रिक डालने से, सिंगल स्लैब डालने से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है,
ये एनसीईआरटी में भी कवर्ड है, तो आपको ये पता होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर इसी को मैं सॉल्व करता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी की जगह पे हाफ स्पेस है यानी डी बाई टू, डी टी इज बेसिकली दिस स्पेस, ठीक है, ये जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज डी बाई टू, फिर ये आ रहा है वन माइनस वन बाय के इज गिवन टू अस एज 5, सो ये आपके पास आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस ये आ रहा है डी बाई टू, और वन माइनस वन बाय फाइव इज 4/5, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा वन माइनस ये 2 से 4 कटाई हो गया 2/5, इवेंचुअली दिस शुड कम आउट टू बी, ऊपर चला जाएगा 5, नीचे एलसीएम लेने पे 5 माइनस 2 इज 3, 5/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा, यानी इनिशियल कैपेसिटर जो था या उसके कंपैरिजन में दिस इज 5/3 C1, दिस इज व्हाट यू गेट। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसा समझ लें कि ये जो कैपेसिटर है ये दो कैपेसिटर से बना है सीरीज कॉम्बिनेशन से, ठीक है, एक का आप कैपेसिटेंस जो है उसमें डाइलेक्ट्रिक वन वाला ले लीजिएगा, और सीरीज में हमें पता है 1/C नेट जो होता है वो आपके पास 1/C1 प्लस 1/C2 से आएगा, पर ये ध्यान में रखिएगा ये C1 C2 इसके हाफ वाले हैं, ठीक है, तो पहला वाला जो C1 है वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ये सेम है डी की जगह पे D/2, और दूसरे वाले के लिए आएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह ये आएगा 5 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये के एप्सिलॉन नॉट होता है, ये C2 की जो वैल्यू फिल करेंगे 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाय यहाँ पे आएगा D/2, बस अब आप इससे सी नेट निकाल लीजिएगा, ये आपके पास 1/C2 आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, कितने हिस्से का कैपेसिटेंस हमने C1 डैश मान लिया है, ये बाकी के हिस्से का C2 डैश मान लिया, आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व करके देखिएगा, ये यहाँ से भी C2 की वैल्यू आपके पास 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ही आ जाएगी, 5/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ही आ जाएगी, ठीक है, यू डू दिस सॉल्यूशन योरसेल्फ, यू विल गेट दिस वैल्यू। अब हमसे पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस मतलब है डेल्टा सी बाय सी इनिशियल into 100, this is what is asked, delta C means C final minus C initial divided by C initial into 100, ये करना है अपने को, C final था 5/3 C initial minus C1 divided by C1 into 100, so eventually this is 2/3, ये बचेगा 5/3 माइनस 1 करेंगे, C1 कॉमन आके कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 5/3 माइनस 1 इज 2/3 इंटू 100, 200/3 66.67%, that is the answer that we get here, 66.67% is the percentage increase in capacitance। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन द एग्ज़ाम, होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन तक।